जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद मोटिवेशन में। तो जैसा कि आपको पता है और डिस्प्ले पे आप देख भी पा रहे हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं, साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 लगाने वाले हैं। और इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 2 लगा चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 और 2। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो एक बार उन्हें देखिए ज़रूर, क्योंकि आपको उन सेट से इस सेट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है। और क्वेश्चन तो फिर आप लोगों को पता ही है कि धीरे धीरे शुरू के 1-2 क्वेश्चन में थोड़े से इजी रखता हूँ, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ, शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मानव का जो गुर्दा होता है उसमें बनने वाली जो पथरी होती है वह किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वह किसकी बनी होती है? तो जिसका आंसर आपका ए है बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, मानव के गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्यतः मूत्र नलिका में होती है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, और मोस्टली ये प्रॉब्लम 30 to 60 ईयर के जो लोग होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, क्या होता है मूत्र नलिका के पास में ना छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में पथरी जम जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हो सकता है आपको शुरू के 1-2 क्वेश्चन थोड़े से इजी लगें, बट क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर पहुंचता है हमेशा। ऐसे ही मैं है ना क्वेश्चन थोड़े शुरू में 1-2 क्वेश्चन इजी रखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं लेवल। चलिए बताइए, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो जिसने भी आंसर आपका बी बताया है उसका बिल्कुल गलत है। ठीक, अगर जिसने भी बताया वो बिल्कुल गलत है, और जिसने भी ए बताया है उनका सही है। अब क्यों? क्योंकि टमाटर सॉस की बात हुई थी, यहाँ पर टमाटर की बात नहीं हुई। अगर हाँ टमाटर की बात हुई होती तो हम ऑक्जेलिक अम्ल लगा देते, पर टमाटर की बात तो नहीं हुई, टमाटर सॉस की हुई है। तो कौन सा अम्ल होता है टमाटर सॉस में? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, और दूध में आपका कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किसने किया? बताइए। ठीक है, तो जिसने भी आंसर सी दिया है उनका बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो बॉलर जी ने किया था, बॉलर महोदय ने किया था। ठीक है, अब यूरिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यूरिया क्या होता है? एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है जो रंगहीन और गंधहीन टाइप का क्या होता है? एक जहर होता है। कैसा? रंगहीन है, गंधहीन है और ठोस जहरीला पदार्थ बोल सकते हो आप। ठीक, और यूरिया का सूत्र क्या होता है? ये भी पूछ लिया जाता है एग्जामों में। तो क्या होता है यूरिया का सूत्र? CH4N2O। क्या होता है? CH4N2O। ठीक है, और यूरिया के बारे में एक चीज़ होती है कि ये जल में विलय है या अविलय, ये पूछा जाता है। तो ये जल में है ना अति विलय होता है। ठीक, और अब यूरिया हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? वो यूरिया आप लोगों को सुना होगा कि आप लोग हमने फसल में यूरिया छिड़क दिया है, तो वो क्या होता है? वो नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ के रूप में हम यूरिया को छिड़कते हैं। कैसा यूरिया होता है जो हम यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन युक्त होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए कोई नहीं। हाँ, रेयन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? बताइए। ये आपके ऑप्शन है, कोयला, पेट्रोलियम, सेलुलोज और प्लास्टिक। तो रेयन के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं कच्चे के रूप में? सेलुलोज का करते हैं। ठीक है, अब रेयन होता क्या है? रेयन इसे बोला जाए तो हम कपड़ा उद्योग में उपयोग करते हैं। कपड़े जो बनाए जाते हैं ना, तो उसमें भी कौन सा कपड़ा? रेशम वाला कपड़ा।
ठीक है। रेयन को हम क्या बोल सकते हैं, बोला जाए तो सिंपल में, हाँ, कृत्रिम रेशम बोल सकते हैं हम उसको। कृत्रिम रेशम जो होता है ना, उसको बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं आर्ट सिल्क। क्या? आर्ट सिल्क। और ये क्या होता है, ये सेलुलोज से निर्मित होता है, ठीक है। जो क्या होता है, एक तंतु फाइबर टाइप का होता है, ये एक तंतु फाइबर टाइप का होता है। सेलुलोज से निर्मित जो रेयन होता है, ये एक तंतु फाइबर टाइप का होता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा आपका, सेलुलोज। क्या बोला था, रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सेलुलोज का किया जाता है, क्योंकि इसी से उसका निर्माण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बताइए। तो किसको किस में मिला रहा है, क्लोरीन को मिला रहे हैं एथिलीन में। किस में मिला रहे हैं, एथिलीन में। तो एथिलीन से क्या बना, एथिल, और क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोराइड, ठीक। तो क्या आंसर होगा, एथिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु बताइए। तो जिसका भी आंसर बी है उनका सही है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, एशेरिशिया कोलाई, एशेरिशिया कोलाई। अब नाम ऐसा है, पढ़ना तो पड़ेगी, ठीक है। तो मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया तरह का होता है। जो एशेरिया कोलाई एक जो जीवाणु है, ये बैक्टीरिया तरह का होता है, और ये है ना मानव पेट में हमेशा उपस्थित होता है। कई बार है ना, इसकी वजह से गुर्दा जो होता है ना मानव शरीर का, जिसमें अभी हमने पढ़ा था पथरी पड़ जाती है, वो काम करना भी बंद कर देता है। इसी वायरस की, इसी जीवाणु की वजह से होता है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइगेन में कवक और शैवाल के मध्यम सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, मध्य होगा ये, मध्यम नहीं होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन का गया, हाँ, कि लाइगेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है बताइए। तो जिसका आंसर ए था बिल्कुल सही था, हेलोटिज्म। अब हेलोटिज्म होता क्या है, दो जीवों का ऐसा सहसंबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को आश्रय प्रदान करता है। क्या है कि दो जीवों का ऐसा सहसंबंध, ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे को क्या करता है, आश्रय प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया जो पूरी हो रही है उसे हेलोटिज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक जीव दूसरे को आश्रय प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, लाइगेन क्षेत्र हो गया जिसमें कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच सहजीवी संबंध क्या हो जाएगा, हेलोटिज्म, क्योंकि दोनों साथ में रह रहे हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, हेलोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है बताइए। तो जिसका भी आंसर ए है उनके बिल्कुल सही है, साइकन से, ठीक है। साबूदाने के बारे में बताता हूँ कि साबूदाना जो होता है ना, वो सागो पाम नामक पेड़ के तने से प्राप्त होता है। कौन सी पेड़ के तने से प्राप्त होता है, सागो पाम। और मुख्यतः ये पेड़ कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड में भी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मेरी मेहनत करने का क्या मतलब, इसी वजह से। और वैसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को इन सब बातों में पता होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। तो जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है बताइए। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है बिंदु स्त्राव, ठीक। बाष्पीकरण होगा नहीं क्योंकि ऊपर जाकर संघनन हो जाएगा तो हानि हुई नहीं, ये बाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, ये भी इसी तरह, फर्टिलाइजेशन तो कोई संबंध ही नहीं है इससे। तो क्या होगा आपका बिंदु स्त्राव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ये पूछ रहे हैं कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कहाँ पर होता है, मतलब जो पौधों में जल होता है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है, जड़ों में किस जगह पे। तो जिसने भी आंसर सी बताया है, जाइलम, बिल्कुल सही है। अब जाइलम को हम क्या और बोलते हैं,
दारू और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दारू। अब ये आपकी पीने वाली दारू नहीं है, ठीक है। जाइलम को हम दारू और बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो पेड़ होता है ना, उसमें दो तरह के संभव ऊतक होते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फिलोयम। ये जड़ में पाए जाते हैं दोनों ही। जाइलम क्या करता है? जल को जो शरीर के पेड़ के पूरे भागों में पहुंचाने का, संवहन का कार्य करता है। और फिलोयम का करता है खाने को पूरे में पहुंचाता है। अगर आपसे पूछ ली इसकी जगह खाने का पूछ लेते तो क्या लगाते हैं हम? फिलोयम। ठीक, चलिए। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं, बताइए। तो जिसका भी आंसर सी था, पास्कल सिद्धांत, उनका बिल्कुल सही था। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? पास्कल सिद्धांत। अब पास्कल सिद्धांत होता क्या है कि यदि किसी बिंदु पर यदि कोई भारी दबाव लगाया जाता है, तो इस बिंदु पर लगने वाला संपूर्ण दबाव उसके पूरे जितने भी बिंदु हैं, सभी बिंदुओं पर तथा पात्र जिसमें वो बिंदु है उस पर समान रूप से लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल सिद्धांत बोलते हैं। आपके जो डिस्क ब्रेक होते हैं गाड़ियों में, आप लोगों ने देखे होंगे, जो आप लगाते हैं, वो भी इसी पर काम करते हैं। कौन से काय पर? द्रव चलित मशीन, वो उस पर, पास्कल सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? बताइए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये तो हम वैसे भी 9th-10th क्लास से पढ़ते हैं। तो ये सब होता है गति के जड़त्व नियम के कारण। ठीक है। अब ये गति का जो जड़त्व नियम है, ये न्यूटन का कौन सा नियम था? अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गति के नियम दिए ही किसने थे। पहला क्वेश्चन तो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, अब न्यूटन ने दिए थे ये गति का जो जड़त्व वाला नियम था, ये कौन सा था? ये पहला नियम था। ठीक, अब ये जड़त्व का नियम बोलता क्या है? तो पहले जड़त्व के बारे में बात करेंगे, फिर गति के बारे में बात करेंगे। तो पहले जड़त्व ये बोलता है कि वह कंडीशन जिसमें कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही है, और गतिशील अवस्था में है गतिशील अवस्था में, तो ये उसके जड़त्व को शो करती है। और गति का पहला नियम क्या बोलता है कि जब तक कोई वस्तु उसकी जो पहली अवस्था है वैसी अवस्था में रहेगी अगर उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, जैसे कि आप बात कर लेते हैं कि जब कोई कार चल रही है, ठीक, और एकदम वह रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर तो हमारे नीचे, कार की जो नीचे सतह होती है उसके संपर्क में रहते हैं, तो वह उसके कौन सा होगा? जड़त्व का नियम फॉलो करते हैं। और ऊपर की जो बॉडी होती है हमारी, वो गति को फॉलो करती है, गतिशील अवस्था में होती है। इसी कारण ऊपर की बॉडी में क्या होता है, जब कार रुकती है तो वह आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, बताइए। तो कौन सा बल कार्य करता है? जिसने भी आंसर आपका डी दिया है बिल्कुल सही है, ए और बी। उत्क्षेप और भार। उत्क्षेप और भार आप ऐसे लगा दीजिए कि ये आपकी बाल्टी है, ठीक। अब इसमें ये हमने कर्ण दबाया, ठीक, ये पानी भरा है इसमें, तो ये नीचे से जो पानी लगाएगा बाहर कण, वो कौन सा हुआ? उत्क्षेप होगा, क्योंकि वो ऊपर उठा रहा है। और भार, कितने भार का पावर लगाएगा ये पानी? तो जितना इसके वस्तु का भार होगा उतना ही वो पावर लगाएगा। तो उत्क्षेप और भार दोनों होता है। ठीक, चलिए। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो तारों का रंग जो आपका निर्भर करता है, आप लोगों ने बता ही दिया है कि तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब तापमान पर कैसे? जैसे मान लीजिए कोई लोहे की छड़ है, अगर आप उसे बहुत देर तक गर्म करते हैं तो वह कैसी दिखने लगती है? लाल। अब कुछ देर और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो कैसी दिखने लगेगी? पीली। फिर कुछ देर और ज़्यादा अगर आप उसे गर्म करेंगे तो वो सफ़ेद दिखने लगेगी। और अगर अति तीव्र गर्म पर कर देंगे, अति 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 अति, तो फिर वो कैसी दिखने लगेगी? नीली। अब आप बोलोगे सर हमें तो नहीं दिख रही नीली और सफ़ेद, तो हाँ, इतनी आसानी से नहीं दिखती, वो माइक्रोस्कोप वगैरह से देखी जाती है। ठीक है, अब आपका जो सूर्य होता है ना, वह पीला भी किसके कारण दिखता है? तापमान के कारण, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है और तापमान के कारण ही वह पीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, बताइए। अभी तक तो सिर्फ यही पढ़ा था कि आकाश जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पर कौन से प्रकीर्णन के कारण, तो ये आपके कौन से प्रकीर्णन के कारण होता है, रेले प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और आपने तो प्रकीर्णन के बारे में पता ही होगा, क्या होता है कि जब प्रकाश की कोई किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराती है, फिर वह नीले कलर के प्रकाश को विक्षेपित करती है क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। चलिए, धूप के चश्मे में किस कांच का उपयोग किया जाता है, बताइए। ठीक है, तो जिसका भी आंसर सी था बिल्कुल सही था, क्रुक्स कांच। इस कांच में क्या होता है कि, अच्छा पहले शुरुआत करते हैं कि क्रुक्स कांच का सूत्री क्या होता है, ठीक, बताइए। तो क्रुक्स कांच का सूत्र क्या होता है, CeO2, ठीक है। अब इस क्रुक्स कांच में ऐसा क्या उपस्थित होता है जिसके कारण इसे धूप में उपयोग किया जाता है, तो इस क्रुक्स कांच में क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। क्या मिला होता है, सीरियम ऑक्साइड। और ये सीरियम ऑक्साइड क्या करता है, जो पृथ्वी से वो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उनको, जो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेता है और ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, इस कारण से इसे धूप में यूज़ किया जाता है। कौन सा, क्रुक्स कांच। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है, ये तो बिल्कुल रद्दड़ क्वेश्चन है, इसे अपन 2 कोणीय का क्वेश्चन बोल सकते हैं। कौन सा, तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन। पराबैंगनी किरणों को कौन करता है, ओजोन। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। अच्छा, ओजोन को नापा किस इकाई से जाता है, मापने की इकाई क्या होती है, वो क्या कहलाती है, डॉप्सन, ठीक है। और ओजोन हमको मिलती कहाँ पे, किस मंडल में मिलती है, वायुमंडल में। तो ओजोन मिलती है हमको समताप मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी डिबेकिंग कहलाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइबर ऑक्टोपस किस सिद्धांत पर काम करते हैं, बताइए। फाइबर ऑक्टोपस याद हो, नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये आपके जो काम करते हैं पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर। कैसे, जैसे कि आपने क्रिस मूवी देखी होगी, उसमें जब वो क्रिस को काल मार देता है तो उसके पिता रोहित मेहरा उसे जिंदा करते हैं, ठीक है। वो जिंदा कैसे करते हैं कि वो सूर्य की किरण आती है उसको वो लाइटों पर लगा के पूरा सेट बना लेते हैं, फिर उसमें से जो किरण पुंज जाती है वो ऊर्जा वाली, तो वो सारा जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही करते हैं, जिसे फाइबर ऑप्टिकल सिद्धांत कहा जाता है। वो फाइबर ऑप्टिकल सिद्धांत पर होता है, ठीक है। हीरे में भी आपको कौन सा सिद्धांत होता है, हीरे में जो चमक आती है वो किस कारण आती है, तो वो भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आती है। पर अपन बात किसके कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अब अगर आपने किसी ने भी उत्तर पूर्ण आंतरिक अवशोषण लगा दिया है तो उसका गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना, क्योंकि दोनों एक से हो गए हैं, ठीक। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, इसी वजह से मैंने बताया अभी। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, बताइए। हाँ, एक सेकेंड, इसका आंसर कौन सा है, सी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। नहीं, क्योंकि मैंने इस पर निशान लगा दिया था तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाएं। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, बताइए। तो सबको ही पता है कौन सी होती है, वो पारा ही होती है, ठीक है। पारे का सूत्र क्या होता है, किसी को याद है, ठीक है। तो क्या होता है, Hg होता है पारे का सूत्र। ये पारा अपन ऐसा बोलते हैं सिंपल से शब्दों में, ये है ना रासायनिक जगत की एकमात्र ऐसी धातु है जो साधारण ताप और दाब पर है ना, कैसी अवस्था में रहती है, तरल अवस्था में। कौन सी ताप पर, साधारण ताप और दाब पर तरल अवस्था में रहती है, एकमात्र धातु है ऐसी। क्वेश्चन क्या है, अच्छा आंसर आ गया। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, बताइए। रॉकेट जो चलता है उसमें जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रणोदक कहा जाता है, ठीक है।
ये क्या होता है, ये वो टाइप का ईंधन होता है जो जलाने पर नोदक गैस छोड़ता है, और नोदक गैस क्या करती है, किसी भी चीज़ जिसमें यह है उसे आगे ढकेलने का कार्य करती है जिसमें ये जलाई जाती है। ठीक है, तो प्रणोदक इसी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है, बताइए। किसका बोल रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। मुझे पता है कोई नहीं करेगा, पर जो भी पूरी वीडियो देखे वो कर दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।